हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो बच्चा पार्टी लोग, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे अपने नवोदय इंटरनल एग्ज़ाम के लिए जो 8 फरवरी को होने जा रहा है। ठीक है, तो आपका स्वागत है इस धुआंधार प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्लस के चैनल पे। ठीक है, जिस पे आपको नवोदय का फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा डिटेल में समझा के और बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है। मॉक पेपर आपका लिया जा रहा है, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर जिसको आप बोलते हैं, जो एग्ज़ाम से पहले मोस्ट बच्चे लोग तैयारी करते हैं एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो उस पेपर को हम लोग पूरी तरह से डिटेल में जाके सॉल्यूशन करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दें, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का कोई परेशानी ना पेश आए। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2-3 चीज़ करना है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। आपको 2 घंटा बैठ के जम के मॉक टेस्ट मॉडल पेपर जो हमारे साथ लगाना है, जिससे आपका एक्यूरेसी तेज हो। आप एग्जाम में जो आपका पेपर 2.5 घंटा का है, 2.5 आवर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, जिसमें उसमें आप ज़्यादा जल्दी से और एक्यूरेसी के साथ, जिसमें ज़्यादा आप गलत नहीं करें। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है जवाहर नवोदय का, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को 2 घंटे हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बहुत ही अच्छे के तरीके से अपने पेपर को पूरी तरह से तैयार करना है। पूरा जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हुए वहाँ अपना डाउट पूछें, ताकि आप लोग का जो डाउट है वो हम लोग क्लियर कर सकें और जितने भी बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनके लिए हम लोग कुछ अच्छा कर सकें, उनके भविष्य के लिए हम लोग कुछ योगदान कर सके, ताकि वो भी आगे जाके हमारे तरह कोई टीचर, प्रोफेसर या लेक्चरर बन सकें। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा वक्त आप लोग का नहीं लेते हुए अब हम लोग चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे गेस्ट पेपर 5 है। ठीक है, मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर 5 है। पिछला 4 गेस्ट पेपर जो हम लोग कराए हैं, मॉडल पेपर कराए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जवाहर नवोदय के नाम से हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां आप जाएं और चारों जो भी मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर हैं, वो आप प्रैक्टिस करें। उसको आप उस पर आप अपना वक्त दें ताकि आपका जो एक्यूरेसी है वो तेज हो सके। ठीक है, आपको देखिए, जो भी मॉडल पेपर जो हम लोग करा रहे हैं उसका जो पीपीटी सॉल्यूशन है, ठीक है, क्लास सॉल्यूशन है, वो आपको कहाँ प्रोवाइड होगा? टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम आप लोग कहाँ कैसे पहुंचेंगे? टेलीग्राम चैनल पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और वहां आप टेलीग्राम चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां आपको इस क्लास का पीपीटी जो नोट्स है, क्लास नोट्स है, जो सॉल्यूशन हम लोग करवा रहे हैं, वो आपको वहां मिलेगा। ठीक है, और वहां डीपीपी भी मिलता है। सॉल्यूशन से पहले हम लोग मॉडल पेपर उस चैनल पे डालते हैं, आप लोग खुद से सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, और उसको आप यहाँ उसका सॉल्यूशन देखिए। अगर आपसे कुछ गलती हो रहा है तो यहाँ आके आप सीखिए कि आप किस जगह पे क्या गलती किए हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहले आप लोग का सेक्शन नंबर 4 होगा, साइंस का सेक्शन। ठीक है, जनरल साइंस का सेक्शन होगा, आपका सेशन है सेशन नंबर 4 जनरल साइंस। ठीक है, उसके बाद फिर आपका इंग्लिश का होगा, फिर मैथ और हिंदी होगा। ठीक है, साइंस और मैथ पहले लेने का वजह ये है क्योंकि जब आप लोग वीडियो देखना चालू करते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी में रहते हैं। ठीक है, और अगर आप लास्ट में साइंस और मैथ करते हैं तो आपका एनर्जी डाउन हो जाता है और आप लोग को पूरी तरीके से आप क्लास पे फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग पहले साइंस और मैथ करा रहे हैं, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, ताकि आप लोग बढ़िया से फोकस होके वीडियो पे ध्यान दें, लेक्चर बढ़िया से देखें। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग का दिमाग जो है फोकस रहे पढ़ाई पे शुरू में। ठीक है, तो चलते हैं, साइंस का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66 है साइंस का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल कंडीशन टू ग्रो मेज। मेज मक्का, ठीक है, भुट्टा, मकई जिसको बोलते हैं। कौन सा ऐसा कंडीशन है जो जरूरी नहीं है मकई को उगाने के लिए, मक्के को उगाने के लिए? ठीक है, अगर वो कंडीशन रहेगा तो वो फसल खराब हो सकता है। ठीक है, तो इसका देखिए, ह्यूमिडिटी चाहिए,
मेज को उगने में, मक्के को उगने में ह्यूमिडिटी चाहिए, नमी चाहिए। लो टेम्परेचर नहीं, लो टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। लो टेम्परेचर क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये समर क्रॉप है, मतलब कि ये गर्मी मुक्त है, तो इसके लिए हाई टेम्परेचर और रेनफॉल मतलब कि एक प्रॉपर अमाउंट में एसेंशियल जो ज़रूरी है रेनफॉल, उसके लिए उतना पानी भी चाहिए, और क्योंकि ये समर क्रॉप है इसलिए ये इसको हाई टेम्परेचर भी चाहिए। और तो लो टेम्परेचर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लो टेम्परेचर अगर मिलेगा उसको तो वो क्रॉप जो है, फसल जो है खराब हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड बाय द फार्मर टू रिमूव वीड फ्रॉम द फील्ड? वीड का मतलब क्या होता है? वीड मतलब होता है झाड़ी। ठीक है, झाड़ी जो ऐसे ही उग जाता है फसल के बीच में, फसल के किनारे जो झाड़ी और खरपतवार होता है जो उग जाता है, तो उसको हटाने के लिए फार्मर जो है वो किस औजार का, किस टूल का यूज करते हैं? ठीक है, तो वो क्या हो, ठीक है, हो जाएगा करेक्ट आंसर। हो मतलब होता है कुदाल, या ये क्या बोलते हैं, फावड़ा। ठीक है, कुदाल भी बोलते हैं, फावड़ा भी बोलते हैं, जिसको फार्मर हाथ से यूज करके उसको एक एक करके मतलब कि एक लाइन से जो खरपतवार होता है, फालतू जो प्लांट उड़ जाते हैं, जो मिनरल्स जो है प्लांट से ले लेते हैं, मतलब जमीन से प्लांट को नहीं मिलने देते, उसको हटाते हैं ताकि जो क्रॉप है वो बढ़िया से उग सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन होस्ट सेल आर किल्ड बाय फिल इन द ब्लैंक्स मेडिसिन। ठीक है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं, होस्ट किसको कहते हैं? होस्ट मतलब कि जैसे ह्यूमन है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ह्यूमन जो होगा वो क्या होगा? होस्ट होगा। क्या होगा? होस्ट होगा। ठीक है, होस्ट होगा। तो होस्ट मतलब कि जैसे ह्यूमन के शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो मरते हैं किसके वजह से? कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो जिसके वजह से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मरते हैं? तो वो हो जाएगा एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक जब हम लोग लेते हैं मेडिसिन, तो उसके वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे शरीर में जो आते हैं, जिसके वजह से हमको बीमारी होती है, वो डेड कर जाते हैं एंटीबायोटिक लेने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, पेनिसिलिन किसके द्वारा खोज किया गया था? ठीक है, तो लुईस पास्चर नहीं होगा, गलत ऑप्शन है। ठीक है, रॉबर्ट खोर, ये भी गलत है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तरफ से जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था, खोज किया गया था। पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है। ठीक है, एक तरीके का एंटीबायोटिक है। और इसको कब डिस्कवर किए थे? इसको डिस्कवर किए थे 1928। ठीक है, 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का डिस्कवरी खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीकॉट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि पॉलीकॉट कौन से दो क्या फाइबर को मिला के पॉलीकॉट बनाया जाता है। देखो पॉलीकॉट, तो इसमें दो नाम मिल के बना है। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, पॉली से हो जाएगा क्या? पॉलिस्टर। क्या हो जाएगा? ESTER। ठीक है, पॉलिस्टर। और कॉट से हो जाएगा कॉटन। ठीक है, कॉटन से ही कॉट लिया गया है और पॉलिस्टर से पॉली लिया गया है। तो पॉलीकॉट जो है वो पॉलिस्टर और कॉटन से मिल के बना हुआ है। जब पॉलिस्टर और कॉटन को हम लोग मिलाते हैं तो पॉलीकॉट फाइबर जो होता है, फैब्रिक जो होता है वो बनता है। तो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन देखिए, नायलॉन वूल गलत है, पॉलिस्टर वूल गलत है, नायलॉन कॉटन गलत है, और पॉलिस्टर कॉटन। देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, पॉलिस्टर और कॉटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है,
तो इसमें बोल रहा है एक्वा सॉल्यूशन, मतलब कि कौन सा ऐसा ये एलिमेंट है अगर उसको हम पानी में घोलेंगे, ठीक है, तो उसका एक्वा सॉल्यूशन बनेगा। किसी भी एलिमेंट को हम लोग अगर उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उस एलिमेंट का वो एक्वा सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन होगा, किस एलिमेंट का एक्वा सॉल्यूशन होगा जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एसिड जो होता है वो क्या कन्वर्ट करता है और बेस क्या कन्वर्ट करता है। तो बेस जो होता है, रुकिए इसको मिटाते हैं। तो देखिए बेस जो है, बेस अगर सॉल्यूशन है तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और अगर एसिड है, सॉल्यूशन क्या है, एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अगर एसिड है तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा और बेस है तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो यहां पे देखते हैं क्या कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू टू रेड, ठीक है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ब्लू से जब रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं एसिडिक सॉल्यूशन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो सल्फर जो होता है, सल्फर हम लोग जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो वो एसिड सॉल्यूशन बनता है, एसिडिक बनता है। ये कैसा बनता है, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक सॉल्यूशन रहता है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक क्रैकर्स, ठीक है। क्रैकर्स होता है पटाखे जो हम लोग दिवाली पे फोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लोग पटाखे बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। कॉपर नहीं, गलत आंसर है। आयरन गलत है। क्लोरीन नहीं, गलत है। सल्फर को हम लोग यूज करते हैं एज ए फायर, क्या बोलते हैं, फायर प्रोड्यूस करने में, क्रैकर बनाने में, और ये क्या बोलते हैं, गन पाउडर में, ठीक है। सल्फर को हम लोग बहुत सारे चीज में यूज करते हैं, ठीक है, गन पाउडर में, गन पाउडर और क्रैकर्स, ठीक है, गन पाउडर में, क्रैकर्स में, ये सारे चीज में हम लोग सल्फर का यूज करते हैं, जिसको हम लोग अपने रीजनल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गंधक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेप्थलीन बॉल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है। नेप्थलीन बॉल जो होता है वो किस चीज से पाया जाता है, किस चीज से निकाला जाता है, ठीक है। तो नेप्थलीन बॉल पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोलियम से नहीं निकलता नेप्थलीन बॉल, पेट्रोलियम गलत है। पैराफिन वैक्स जो होता है वो पेट्रोलियम से ही बनता है। कोल गैस नहीं। कोल तार से ही नेप्थलीन बॉल बनाया जाता है, ठीक है, नेप्थलीन बॉल, ठीक है, नेप्थलीन बॉल कोल तार से बनाया जाता है, ठीक है। और नेप्थलीन बॉल को बोलते हैं माउथ बॉल भी बोलते हैं, क्या, इसका दूसरा नाम है माउथ बॉल, माउथ बॉल, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, मौत का मतलब होता है क्या, कीड़ा, ठीक है, इंसेक्ट, ठीक है, कीड़ा। इसको हम लोग मौत बॉल भी कहते हैं क्योंकि ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको हटाता है, इसको पास आने नहीं देता, ठीक है। वो एज ए डिसइंफेक्ट करता है कपड़ों को, ठीक है। और जहां भी नेप्थलीन बॉल या मौत बॉल रखा रहेगा वहां पे जो इंसेक्ट है वो नहीं आएगा, ठीक है, उसके स्मेल से वो नहीं आता है उसके करीब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 74,
कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ, ठीक है, कोयला जो होता है किसके अवशेष से बनता है, मतलब कि किसी कौन से ऐसे चीज से, किसी भी ऐसे चीज से, बचे हुए चीज से कोयला बनता है, ठीक है। तो क्या है, वेजिटेबल ओनली, और देखते हैं बोथ वेजिटेबल एंड एनिमल, एनिमल ओनली, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो पहले एनिमल ओनली, एनिमल नहीं होगा, ठीक है, एनिमल से कोयला नहीं बनता, इसमें भी एनिमल आ गया तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा क्योंकि इसमें होगा वेजिटेबल ओनली, ठीक है, वेजिटेबल ओनली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कोल तो वुड से बनता है, तो वुड जो सॉरी कोल तो इससे बनता है, पेड़ से बनता है, पेड़ जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जब जमीन में दब जाता है, जब उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो कोल बनने के लिए एसेंशियल होता है, वो उस अमाउंट में टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है, तब वो कोल में कन्वर्ट होता है। तो जानते हैं कि पेड़ ही वो होता है जो कोल में कन्वर्ट होता है, लेकिन पेड़ क्या होता है, पेड़ पौधा क्या होता है, वो वेजिटेबल में ही आता है, वेजिटेबल ओनली में ही आता है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन वेजिटेबल ओनली होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें नन ऑफ द एबव भी मार के आ जाएंगे, तो इस बात का ध्यान देना, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको नन ऑफ द एबव, ताकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और इसमें नन ऑफ द एबव टिक मार के आ जाएं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वेजिटेबल ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हेन कोल बर्न इन एयर, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, गैस इज मेनली प्रोड्यूस, ठीक है, जब हम लोग कोयले को हवा में जलाते हैं तो कौन सा मेनली जो गैस प्रोड्यूस होता है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, और भी बहुत सारे गैस प्रोड्यूस होते होंगे 3-4 तरीके के, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो जब कोयले को हम लोग, कोयला क्या है, कार्बन है, ठीक है, जब हम लोग कार्बन को एयर के प्रेजेंस में जलाएंगे तो कार्बन है और एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, तो जब दोनों जलेगा तो सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस होने वाला गैस होता है वो कार्बन से ही रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। 75 का ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें सल्फर है ही नहीं तो सल्फर नहीं बनेगा, नाइट्रोजन भी नहीं है तो नाइट्रोजन मेनली नहीं बनेगा, सॉरी, क्योंकि मेनली वो गैस बनेगा जो हम लोग जला रहे, तो कार्बन हम लोग जला रहे, कोल है, कार्बन है, तो कार्बन जला रहे तो कार्बन तो रहेगा ही, और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो जल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंसिस्टेंसी, सॉरी, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंसिस्टेंट्स ऑफ द पेट्रोलियम इज नोन एज, ठीक है, मतलब कि पेट्रोलियम के अलग अलग प्रकार को जब सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसमें देखो क्या ऑप्शन नंबर ए है, कार्बोनाइजेशन, ठीक है, तो इसका कार्बोनाइजेशन मतलब होता है जब हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग कार्बन को सेपरेट करते हैं, ठीक है, जब हम लोग कार्बन को ऑर्गेनिक सामान से, ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं, मटेरियल से जब हम लोग कार्बन को सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन, ठीक है। और रिफाइनिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, देखते हैं डिस्टिलाइजेशन, जब हम लोग किसी भी मतलब कि वाटर बॉडी को उससे मिनरल सेपरेट करते हैं तो उसको डिस्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिल वाटर, जब हम लोग वाटर से मिनरल हटा देते हैं तो उसको हम लोग डिस्टिल वाटर कहते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग डिस्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। प्योरिफिकेशन भी एक सही ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम को प्योर कर रहे हैं, लेकिन रिफाइनिंग सबसे यहाँ पे करेक्ट और सूटेबल आंसर है, क्योंकि ये मतलब कि क्या बोलते हैं, ये वर्ड सिर्फ क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम और इस तरीके के फ्लूइड जो होता है, फ्यूल होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अलग अलग फ्यूल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही रिफाइनिंग, जो रिफाइनरी इंस्टॉल किया जाता है, ताकि वहाँ से अलग अलग तरीके का फ्यूल निकाल सके, और उसको रिफाइनिंग कहते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पूरा डिटेल में समझ गए होंगे कि रिफाइनिंग क्यों होगा, प्योरिफिकेशन क्यों नहीं होगा, ठीक है, प्योरिफिकेशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, तो रिफाइनिंग क्यों होगा आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। यही सब बात होती है जब आप लोग मॉक मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर किसी से भी डिटेल में समझते हैं, तो आपको पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आप यहाँ पे 4 तरह के कॉन्सेप्ट सीखें,
डिस्टिलाइजेशन क्या होता है, प्योरिफिकेशन क्या होता है, रिफाइनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर, चैनल से बने रहें और अपने दोस्तों सबको भी शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉटिबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। कौन सा ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो गायब हो सकता है, ठीक है, एग्जॉस्ट हो सकता है, ठीक है, खत्म हो सकता है समय के साथ, ज़्यादा समय नहीं, कुछ समय में। कौन सा ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो खत्म हो सकता है? तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा खत्म, क्योंकि ऑक्सीजन एक भरपूर मात्रा में मौजूद है, लेकिन बहुत सालों बाद, एक बहुत लंबे अरसे के बाद, बहुत टाइम पीरियड के बाद, जब बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, जब ऑक्सीजन बनना नहीं, ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं बन पाएगा, तब जाके ऑक्सीजन जो होता है ख़त्म हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एयर भी नहीं, क्योंकि एयर हमारे एटमॉस्फेयर में एक मतलब कि अच्छे अमाउंट में एयर मौजूद है। सनलाइट भी नहीं, क्योंकि ये सूरज जो होता है, सूरज डेली ही निकलता है, और अगर सूरज नहीं निकलेगा तो वो अलग बात है, उसके अगर सूरज नहीं निकलेगा तो पृथ्वी पे जीवन भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो एग्जॉस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ऐसा है जो नेचुरल रिसोर्स है और वो एग्जॉस्ट हो सकता है। अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो गया तो उसको वापस लाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत लंबा टाइम पीरियड लगेगा, और फॉरेस्ट ख़त्म हो सकता है हमारे ही कारण की वजह से, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा लकड़ी का उपयोग करते हैं और इतना ज़्यादा फॉरेस्ट काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं सिर्फ ज़ाती ज़रूरत के कि हमको एक किमाड़ी बढ़िया चाहिए, कि हम लोग चौखट इसका सागवान का चाहिए, इस ढंग का चीज़ हम लोग की, हमको खूबसूरत पलंग चाहिए, ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और ऐसा जो हम लोग डिमांड करते हैं तो उसके लिए, उससे जो होता है फॉरेस्ट कटता है, और हमारा डिमांड पूरा करने के लिए ही फॉरेस्ट काटा जाता है, मेनली ह्यूमन नीड के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स इज मींट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। मतलब बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो जानवर है, पेड़ पौधे हैं, उन सबको एक जगह कंजर्व, बचा के रखने के लिए कौन सा ऐसा उनके नेचुरल हैबिटेट में, मतलब कि उनका जो वातावरण है वो मतलब कि बदला नहीं जाए। जैसे चिड़ियाघर में लाते हैं तो वो लोग कैद हो जाते हैं, घूम फिर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में, उनका वातावरण कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं किया जाए, ठीक है, और उनको बचाना भी है। तो ऐसा कौन सा जगह है जहाँ ये लोग कंजर्व हो सकें, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो इसका सबसे सही आंसर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बनाया जाता है, एक प्रॉपर जंगल को ही सेपरेट कर दिया जाता है कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे आप लोग नहीं जा सकते बगैर परमिशन के, ठीक है। तो वो जो वहाँ पर के बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ का जो वातावरण है, खरपतवार है, जानवर है, वो वहाँ पे जो होते हैं कंजर्व हो जाते हैं, बच जाते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता, वो भी अपने नेचुरल हैबिटेट में वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्लियरिंग ऑफ लार्ज पैचेज ऑफ फॉरेस्ट फॉर कल्टिवेटिंग ऑफ क्रॉप बाय में लीड टू, ठीक है। देखो वही हम बोल रहे हैं ना कि डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा जो, ये क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण ह्यूमन ही है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉरेस्ट के एक बहुत बड़े इलाके को जब हम लोग काट के वहाँ पे क्रॉप उगाना, जब वहाँ पे हम लोग खेती करना चालू करते हैं, तो इनमें से कौन सा जो ये क्या बोलते हैं, क्रॉप उगाने की वजह से इनमें से कौन सा चीज़ है जो वहाँ पे होगा? सॉइल इरोजन, सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है।
तो वहां पे देखो सॉइल में बहुत सारे लेयर होते हैं, ठीक है। मान लो ये सॉइल है, ठीक है, एक जमीन का टुकड़ा है, इसमें बहुत सारे लेयर, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, ठीक है, जो बहुत सारे लेयर होते हैं। किसी में पत्थर होता है, किसी में बालू होता है, किसी में बड़े बड़े चट्टान होते हैं। नीचे जितना जाइएगा वहां पे उतना ठोस मटेरियल मिलेगा, और ऊपर में हल्का सॉइल रहता है, टॉप लेयर। क्या होता है ये? टॉप लेयर, टॉप लेयर, ठीक है। टॉप लेयर, टॉप लेयर में क्या होता है ना, जब फॉरेस्ट रहता है, पेड़ लगा रहता है, तो पेड़ का जो जड़ रहता है, ठीक है, पेड़ का जो जड़ रहता है उससे जो होता है टॉप लेयर जो होता है बंधा हुआ रहता है, ठीक है, बंधा हुआ रहता है टॉप लेयर। अगर जब हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ काट देते हैं, तो जो बंधा हुआ टॉप लेयर रहता है उसका जो सॉइल होता है वो बहुत ही हल्का सॉइल होता है, और वो क्या होता है, हवा से, ठीक है, विंड से या वाटर से, ठीक है, वो जो होता है वो विंड या वाटर के मदद से टॉप लेयर जो होता है, जो सबसे ज़रूरी होता है सॉइल का टॉप लेयर, जिसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स और ये सब पाया जाता है, वो जो होता है वो वहाँ से मूव कर जाता है, उड़ के कहीं और चल जाता है या बह के कहीं और चल जाता है। तो फॉरेस्ट जब हम लोग काटते हैं तो उसके वजह से सॉइल इरोजन होता है। क्या होता है? सॉइल इरोजन। इसी चीज़ को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। जब किसी भी ज़मीन का टॉप लेयर वहाँ से हट जाता है तो उसको हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एनिमल सेल बट नॉट इन प्लांट सेल। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि कौन सा ऐसा चीज है जो क्या बोलते हैं, जानवर की कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन पौधे के कोशिकाओं में पाया नहीं जाता, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल में पाया जाता है, एनिमल के सेल में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? ठीक है, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन क्या? न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन है बी, इसको बहुत ही ध्यान से मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, क्रोमोसोम में क्या होता है? क्रोमोसोम आपका कैरी करता है, क्रोमोसोम कैरी, ठीक है, क्रोमोसोम आपका कैरी करता है डीएनए। ठीक है, ठीक है, डीएनए कैरी करता है जो आपके पूर्वज से, जो आपके पेरेंट्स से आप में आता है, और वो क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम। और उसके बाद हम यहाँ पे एरो देख के लिख दे रहे हैं, कैरी डीएनए। ठीक है, डीएनए कैरी करता है। ठीक है, तो ये सारे बात ध्यान रखिएगा। इसका एक और क्वेश्चन बन सकता था यहीं पे, देखिए ये डीएनए इज कैरिड बाय, मतलब कि डीएनए किसके द्वारा कैरी किया जा सकता है? ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन दे देगा आपको राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम। ठीक है, तो वहां पे आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम में ही डीएनए कैरी होता है। ठीक है, डीएनए जो हम लोग बॉडी में आता है पेरेंट्स के बॉडी से या एंशिएंट के बॉडी से, हमारे पूर्वज के बॉडी से हमारे पेरेंट्स में आया, उस तरह से हम लोग के बॉडी में आया, तो वो डीएनए जो सिक्योर रहता है वो क्रोमोसोम में रहता है, और क्रोमोसोम न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपोरस। ठीक है, ओविपेरस, ओविपेरस मतलब होता है जो अंडा देता है, क्या? ले एग। ठीक है, ये सारा चीज हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, और ये सारा नोट्स जो हुआ क्लास नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को बाद में मान लो लेक्चर देख लिया है लेकिन कुछ नोट्स बनाना है, कुछ इम्पोर्टेंट लाइन लिखना है, तो वहाँ से आप लोग क्लास नोट्स डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ओविपोरस का मतलब होता है जो अंडे देते हैं, वैसे जानवर को, वैसे एनिमल को, वैसे बर्ड को ओविपोरस कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग नहीं, ह्यूमन बीइंग का तो अंडा थोड़ी नहीं होता, वो तो हम लोग इंसान ही निकलते हैं, जीते जाते हैं। ठीक है, डॉग का भी
मतलब इंसान ही रहता है, मतलब कि बच्चा ही देता है, अंडा नहीं रहता है। कौ भी बछड़ा ही देता है, ठीक है। हेन देता है अंडा, मुर्गी अंडा देती है, सब जानते हैं, ठीक है। तो ओविपोरस वही है जो अंडा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू सेल दैट फ्यूज टू गिव जाइगोट आर कॉल्ड, ठीक है। फ्यूज, टू सेल, दो सेल है, जब वो दोनों एक दूसरे में फ्यूज या क्या बोलते हैं फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, फ्यूज भी हो सकता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, ठीक है। टू गिव जाइगोट आर कॉल्ड, ठीक है, जाइगोट बनता है जब दो सेल आपस में फर्टिलाइज होते हैं, फर्टाइल होते हैं, तो जाइगोट देते हैं। तो वो कौन दो सेल क्या कहलाते हैं? तो वो दो सेल गैमेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैमेट्स। गैमेट्स हम लोग दो तरीके के होते हैं, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। वही होता है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ये ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जब वो दोनों सेल रिलीज करते हैं, फीमेल क्या एग रिलीज करते हैं, ठीक है, और मेल स्पर्म, और वो दोनों जब फ्यूज करते हैं, वो यही दोनों को क्या कहते हैं? गैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। और यही दोनों जब फ्यूज करते हैं या यही दोनों फर्टिलाइज होते हैं, फर्टाइल होते हैं, तो उसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। जब वो दोनों बनते हैं, फर्टाइल होते हैं, तो उसको जाइगोट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। शुड बी प्रेजेंट इन वाटर फॉर मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल, ठीक है। इनमें से कौन सा केमिकल जो है वाटर में प्रेजेंट रहेगा तो वो टेडपोल के लिए जरूरी है, ठीक है। पानी में रहेगा तो वो टेडपोल के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो टेडपोल जो होता है उसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है? ये क्या बोलते हैं उसका, ये जिससे वो सांस लेता है, ठीक है। तो उसको मजबूत करने के लिए थायराइड चाहिए। थायराइड के लिए आयोडीन, ठीक है। तो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा आयोडीन। जब पानी में मौजूद रहता है तो वो हेल्पफुल रहता है टेडपोल के लिए, जो थायराइड उसका ग्लैंड होता है उसके लिए, ताकि वो बढ़िया से डेवलप कर सके, और टेडपोल भी बढ़िया से उसके वजह से डेवलप होता है, ठीक है। अगर वो मतलब कि बढ़िया अमाउंट में प्रेजेंट नहीं रहेगा, एसेंशियल अमाउंट में प्रेजेंट नहीं रहेगा आयोडीन, तो टेडपोल का जो थायराइड ग्लैंड है वो मतलब कि ये बढ़िया से डेवलप नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से उसको बीमारी होता है और वो जनरली मर ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे फिर थायरोक्सिन आ गया, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन इन द बॉडी कॉज, ठीक है। थायरोक्सिन वही थायराइड ग्लैंड से ही होता है थायरोक्सिन, ठीक है। जब थायरोक्सिन का कमी होता है बॉडी में, तो वो कौन सा बीमारी करता है? जब ह्यूमन बॉडी में थायरोक्सिन का कमी होता है तो वो गैट्रियोर बीमारी करता है। क्या? गैट्रियोर, ठीक है। और इसके लिए इसका इलाज क्या है? क्योर, ठीक है। इसका क्योर है आयोडीन। क्या है? आयोडीन जितने अच्छे अमाउंट में हम लोग आयोडीन लेंगे तो हम लोग को क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन इस तरह का किसी भी तरीके का कमी नहीं होगा और बीमारी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाइल वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वी अप्लाई फोर्स ऑन शूज ग्राउंड ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं करते शूज पे। हम लोग शूज अगर पहने हुए तो शूज रहेगा तो बोलेंगे शूज पे हो रहा है ऐसा, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगर हम लोग नंगे पैर रहेंगे तो क्या बोलेंगे? ये कोई सेंस नहीं बनता है शूज का, ठीक है। ग्रेविटेशनल हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोल रहा है वी अप्लाई फोर्स ऑन, ठीक है। हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स खुद ब खुद अप्लाई होता है हम लोग के बॉडी पे, ठीक है, नीचे की तरफ, तो वो हम लोग अप्लाई नहीं करते, गलत हो गया, ठीक है। वाइल वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वी अप्लाई फोर्स ऑन होगा ग्राउंड, हम लोग ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हम लोग ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई करते हैं, किस तरफ? पीछे की तरफ। हम लोग जैसे मान लो कि यहाँ पे हम ये ग्राउंड है, ठीक है।
इसको थोड़ा डिटेल में समझाते थे। ये आप चल रहे हैं, ठीक है, आपका पैर है, ठीक है, ठीक है, ये आपका पैर है, ठीक है। आप जो है फोर्स पीछे की तरफ अप्लाई करते हैं। किस तरफ अप्लाई करते हैं? पीछे की तरफ। कलर चेंज करके आपको बताते हैं ताकि बढ़िया से समझ में आए। चलिए, हाँ, तो आप कहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे? पीछे की तरफ। बहुत सारे बच्चे लोग बोलेंगे कि नहीं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे ना। नहीं, यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं पीछे की तरफ। फोर्स जो हम लोग अप्लाई करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और न्यूटन्स लॉ है, जब हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ, वी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जब हम लोग फोर्स पीछे की तरफ अप्लाई करेंगे तो हम लोग को एक फोर्स आगे की तरफ भी लगेगा, ठीक है। और वो फोर्स क्या होगा? वो फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्या? वो आगे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, आगे की तरफ लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगेगा और इसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम लोग आगे मूव कर पाते हैं, आगे चल पाते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं हम लोग फोर्स पीछे हम लोग के पास फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, इस वजह से हम लोग फोर्स आगे अप्लाई करते हैं। नहीं, हम लोग फोर्स पीछे लगाते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आगे की वजह तरफ लगता है, जिसकी वजह से हम लोग चल पाते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जब हम लोग चलते हैं तो आगे की डायरेक्शन में लगता है, ना कि पीछे की डायरेक्शन में। यहाँ से अगर इस ढंग का क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर आप लोग चलते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है, बैकवर्ड लगता है, अपवर्ड लगता है, फॉरवर्ड लगता है, डाउनवर्ड लगता है, तो आपका हो जाएगा फॉरवर्ड, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड लगता है जब हम लोग चलते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका, तो ये तो क्वेश्चन दूसरा था, ठीक है, कि हम लोग फोर्स कहाँ अप्लाई करेंगे? तो हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे ग्राउंड पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। इन प्रिपेयरिंग ए चपाती फ्रॉम डो फिल इन द ब्लैंक्स फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। जब हम लोग आटे से, ठीक है, डो आटा का गोला लेते हैं, ठीक है। घर में आप लोग देखे होंगे अपने मम्मी को, बहन को बनाते हुए रोटी, चपाती, पराठा, जो भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है, जो भी आपके इधर बनता है, ठीक है, रोटी, चपाती, पराठा, अलग अलग तरह के होता है, नान होता है, बहुत सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग डो से, एक गोले से जो हम लोग उसका डो बनाते हैं आटा का, उसके बाद उससे हम लोग चपाती बनाते हैं, तो हम लोग कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं? तो पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से ही आप लोग देखिए, छाट के हटा के ऑप्शन डिस्कार्ड करके आप लोग सही ऑप्शन, अगर आपको ऑप्शन नहीं पता तो मस्कुलर फोर्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन मस्कुलर फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी नहीं लगता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे कोई मैग्नेट उग्नेट है नहीं, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से लगेगा, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स, क्योंकि यहाँ पे आदमी कॉन्टैक्ट करके अपने मसल्स पावर से उसको चपाती बनाता है, इसलिए मस्कुलर फोर्स लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए, मोबिल ऑयल इज अप्लाइड ऑन आयरन शटर टू फिल इन द ब्लैंक्स फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे बहुत सारे गाड़ी में भी मोबिल पड़ता है, मोबिल ऑयल उसी से निकलता है, पेट्रोलियम से ही बनता है ये सब, मोबिल ऑयल, ग्रीस, वैक्स, समझा। तो मोबिल ऑयल भी उसी से बनता है, पेट्रोलियम से। तो इसमें बोल रहा है हम लोग मोबिल ऑयल को लगाते हैं शटर पे। शटर मतलब जो दुकान आप लोग देखे होंगे, ठीक है, उसमें इस टाइप का शटर लगा रहता है, ठीक है। और ये ऐसे फोल्ड होता है, राउंड राउंड ऐसे ऊपर जाके यहाँ पे पूरा फोल्ड हो जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जब मोबिल ऑयल इस पे लगाते हैं, इसके मैकेनिज्म पे, इस पे, इसके पार्ट पे, इसके नट बोल्ट पे, ताकि हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सके, ताकि वो मतलब आसानी से, जब हम उसको ऊपर करें तो ऊपर चला जाए, नीचे करें तो नीचे आ जाए, ताकि वो फ्री हो जाए, फ्रीली मूव करे। किसी भी स्पेयर पार्ट में या किसी भी नट बोल्ट में हम लोग उसको मोबिल ऑयल या किसी भी उसमें ऑयलिंग करते हैं, ताकि उसका फ्रिक्शन जो है वो कम हो सके, वो इजिली ओपन हो सके, क्लोज हो सके, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा टू डिक्रीज फ्रिक्शन। क्या होगा? टू डिक्रीज फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर बी, टू डिक्रीज फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 89। द सरफेस ऑफ मोटार एंड पेस्टल यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग
यूज फॉर ग्राइंडिंग इन एज्ड अगेन आफ्टर लॉन्ग यूज टू। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है, जैसे आप लोग देखे होंगे मोटर है, ठीक है, मोटर है, एक मोटर है मान लीजिए, ठीक है, इसका जो ये है रोटेटर है, ठीक है, मोटर में यही जो आगे में रहता है यही ना रोटेट करता है ऐसे गोल गोल, ठीक है, यही रोटेट करता है, ठीक है, और इसमें जो ये पिस्टन लगा रहता है, इसमें एक ऐसे मान लो एक लोहे का या कपड़े का जो होता है मोटा जो रहता है जिससे ये रोटेट करता है, एक पिस्टन लगा रहता है ताकि ये मोटर जब रोटेट करे तो ये भी रोटेट करे और आगे का मशीन काम करे, ठीक है। तो इसको एक लंबे समय के बाद इसको खोल के इसको ग्राइंड किया जाता है, इसको छीला जाता है, इसमें ऐसे कट लगाया जाता है। इसका जो ये मान लो मोटर है, रोटेटर है, क्या है, रोटेटर, जो घूमता है, रोटेटर किसको कहते हैं, जो घूमता है गोल गोल, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कट लगाते हैं, इस पे ज्यादातर डायमंड शेप कट लगता है, ठीक है, ताकि इसमें फ्रिक्शन जो होता है वो इंक्रीज कर सके, ठीक है, ताकि ये फ्रिक्शन जब इंक्रीज होगा तो इस पे जो पिस्टल जो ऊपर से ऐसे कवर होके पिस्टल लगा हुआ है वो इससे छूटे नहीं, ठीक है, फ्रिक्शन जब इंक्रीज होगा तो एक दूसरे पर वो दोनों बंधा रहेगा, छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू इंक्रीज लाउडनेस ऑफ साउंड, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, ठीक है। जब हम लाउडनेस, साउंड के लाउडनेस को हम लोग बढ़ाने के लिए वाइब्रेशन का क्या इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो साउंड का लाउडनेस नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज करेंगे तो भी नहीं होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेंगे तो नहीं होगा, साउंड का लाउडनेस हम लोग को बढ़ाना है। तो लाउडनेस डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, लाउडनेस डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, रुको यहाँ पे लिख देते हैं, डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, अच्छा दूसरे कलर से लिख देते हैं, ठीक है, क्या, डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो लाउडनेस होता है साउंड का वो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। अगर हम लोग एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेंगे तो लाउडनेस इंक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करेंगे तो लाउडनेस डिक्रीज होगा, ठीक है। तो हम लोग को लाउडनेस इंक्रीज करना है तो हम लोग एम्पलीट्यूड को भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एम्पलीट्यूड को भी इंक्रीज करेंगे ताकि लाउडनेस जो है वो वाइब्रेशन, साउंड का वाइब्रेशन का लाउडनेस जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ वी लिसन टू द साउंड ऑफ लाइटनिंग, ठीक है, 10 सेकेंड आफ्टर ऑब्जर्विंग इट हाउ फार वी फ्रॉम द प्लेस वेयर द लाइटनिंग एकर्स, ठीक है, बोल रहा है बिजली कड़कता है, ठीक है, लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग वही होता है जो बिजली वगैरह कड़कता है, बिजली जो बादल में कड़कता है, ठीक है, बिजली कड़क रहा है, ठीक है, लाइटनिंग हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि लाइटनिंग जब हम लोग को दिखता है, आसमान में बिजली चमकता हुआ दिखता है, उसके 10 सेकंड के बाद हम लोग को आवाज आता है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि हम लोग उस लाइटनिंग जहां पे हो रहा है उससे हम लोग कितने दूर हैं, ताकि उस साउंड को ट्रैवल करने में 10 सेकंड का टाइम लगता है। जानते हैं हम लोग कि लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा स्पीड होता है, ठीक है, साउंड का स्पीड जो होता है लाइट के स्पीड से कंपेयर में काफी कम होता है, लेकिन साउंड का स्पीड भी अच्छा खासा होता है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, टेक द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से साउंड जो होता है ट्रैवल करता है, ठीक है। और लाइट जो होता है, लाइट ट्रैवल करता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा स्पीड होता है लाइट का, सबसे ज्यादा स्पीड लाइट का ही होता है अभी तक में, ठीक है, और साउंड का स्पीड काफी कम होता है उसके में।
तो बोल रहा है कि कितने दूर में लाइटनिंग हुआ, कितने दूर में बिजली चमक रहा कि लाइटनिंग हम लोग को दिखा और 10 सेकंड के बाद हम लोग को आवाज आया। तो देखते हैं, साउंड का स्पीड दिया हुआ और 10 सेकंड के बाद हम लोग को आवाज आया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हम लोग जानते हैं स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम लोग को स्पीड भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को निकालना है डिस्टेंस की कितने दूरी है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे d इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड दिया हुआ 330 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा आपका, डिस्टेंस d इक्वल टू हो जाएगा 3300 मैंने 3300 मीटर। इसका सेकंड और इसका सेकंड दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट में सिर्फ मीटर आएगा, ये यूनिट भी आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत सारे में कुछ ऑप्शन में आपको यूनिट से गलती हो जाता है, बहुत सारे में आपको 3300 मीटर दिया रहेगा और दिया रहेगा 3300 मीटर पर सेकेंड, तो वो मीटर पर सेकेंड स्पीड का यूनिट होता है और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस फिल इन द ब्लैंक्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो कौन कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ओनली थर्मल एंड केमिकल। ठीक है, ओनली थर्मल एंड केमिकल, ओनली थर्मल एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक एंड केमिकल। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है थर्मल भी प्रोड्यूस करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है, केमिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। थर्मल तो प्रोड्यूस करता है, यहाँ है मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आप मैग्नेटिक वहाँ पे ले जाएंगे, कंपास ले जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पे फ्लो हो रहा है तो वो डिफ्लेक्ट करेगा, नीडल जो होता है वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक भी शो करता है, मैग्नेटिक यहाँ भी शो है, यहाँ केमिकल भी ऊपर शो, नीचे भी शो, मतलब केमिकल मैग्नेटिक थर्मल तीनों शो करता है। जब तीनों में और ऑप्शन में भी तीनों है, और ऑप्शन नंबर डी देखिए ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तीनों टाइप का इफेक्ट शो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, बोल रहा है इनमें से कौन से वाले सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन बना हुआ है इन सारे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार, ये तीसरी बार रिपीट हुआ, थर्ड टाइम्स। कितना बार रिपीट हो रहा है, थर्ड टाइम्स, 3 टाइम्स, थर्ड टाइम्स रिपीट हो रहा है। हाँ, ये हम लोग का है 5वां मॉड्यूल पेपर, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर जो बोलिए, 5वां गेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है। तो इस ढंग का क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, तो आप लोग जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सब आपको एज ए, मतलब कि जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन देंगे, अरे ये तो हमको आता है, झट से मारेंगे। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी वेजिटेबल ऑयल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, टैप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, विनेगर में भी कंडक्ट करेगा, लेमन जूस में भी कंडक्ट करेगा, लेकिन बहुत कम कंडक्ट करता है, लेकिन कंडक्ट करता है। लेकिन वेजिटेबल ऑयल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट कैन कॉज। ठीक है, तो अर्थ प्लेट जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट भी बोलते हैं, अर्थ प्लेट को क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट जब मूवमेंट करता है तो वो क्या होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ अर्थ प्लेट, तो अर्थ प्लेट जब हिलेगा तो वो अर्थक्वेक लाएगा। ठीक है, क्या लाएगा, अर्थक्वेक लाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, अर्थक्वेक। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी उठता है कि अर्थक्वेक को हम लोग मेजर किससे करते हैं। ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। ठीक है, उसका इंटेंसिटी किससे नापते हैं, तो सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसका इंटेंसिटी नापा जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से उठ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। ठीक है, अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या कहते हैं, जो इनर मोस्ट लेयर है उसको कहते हैं कोर। ठीक है, जो द नीचे में जो सेंटर पे उसको कहते हैं कोर। तो एक होता है इनर कोर, मेंटल, उसके ऊपर को कहते हैं
मेंटल बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है आउटर कोर, इनर कोर के ऊपर आउटर कोर कवर लगा रहता है, और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो सब जिसपे हम लोग चलते हैं, उसको कहते हैं क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग का है द प्लैनेट वेनस अपियर इन द स्काई फिल इन द ब्लैंक्स, अपियर्स इन द फिल इन द ब्लैंक्स स्काई बिफोर सनराइज, ठीक है। तो सूरज उगने से पहले जो वेनस प्लैनेट है वो आसमान में किस जगह पे रहता है? ईस्ट में रहता है, वेस्ट में रहता है, नॉर्थ में रहता है, साउथ में रहता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा ईस्ट में, ठीक है। वेनस जो है वो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वेनस जो जब सूरज निकलने वाला रहता है तो वो ईस्ट में पूरब की तरफ रहता है, उसको हम लोग मॉर्निंग स्टार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हरी सा, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का है, ये एक आदमी का नाम है हरी, सा फुल मून ऑन ए पार्टिकुलर डे आफ्टर हाउ मेनी आफ्टर डेज ही विल बी एबल टू सी फुल मून अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, बोल रहा है एक लड़का है जो एक फुल मून देखा है। क्या देखा? पूरा चांद, फुल मून। क्या है ये? फुल मून, फुल मून, फुल मून देखा। तो एक दिन देखा, मान लो कोई भी तारीख होगा, उस दिन वो फुल मून देखा, पूरा चांद देखा। तो अब बोल रहा है कि कितने दिनों के बाद वो दोबारा फुल मून देख सकता है, ठीक है। तो चांद को, जब चांद को फुल मून होने में कितने दिन का समय लगता है? 29 डेज, ठीक है। 29 डेज के बाद चांद जो होता है दोबारा फुल मून, माने दोबारा पूरा चांद हम लोग को दिखाई देता है। एक उसको पूरा एक वैसा चक्कर लगाने में 29 डेज का वक्त लगता है, जिसके बाद वो पूरा चांद दोबारा से नजर आता है। फिर उसके 29 के डेज के बाद फिर दोबारा से आपको पूरा चांद नजर आएगा। तो 29 डेज करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। इनमें से बोल रहा है कि कौन सा है ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी अमाउंट में नाइट्रोजन मौजूद है, तो नाइट्रोजन नहीं। ऑक्सीजन भी बहुत अमाउंट में मौजूद है, तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो यहीं से गलत हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। क्लोरीन भी नहीं होगा, ठीक है। तो वाटर वेपर जो है ऑप्शन नंबर डी, वाटर वेपर, वाटर वेपर जो है वो ग्रीन हाउस गैस कहलाता है। इन चारों ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन वाटर वेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ओकेजन ऑफ ट्री प्लांटेशन इन जुलाई अगस्त इज कॉल्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे मॉड्यूल, पिछले मॉड्यूल में हम लोग ये सारा क्वेश्चन करा चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। जैसे क्वेश्चन नंबर 100, ये भी थर्ड टाइम रिपीट हुआ, ठीक है। ये सेकंड टाइम रिपीट हुआ, पीछे भी हम बता चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन सेकंड टाइम थर्ड टाइम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस का भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है, बस ऑप्शन चेंज कर देता है, ठीक है। लेकिन करेक्ट ऑप्शन तो वही होगा जो उस ऑप्शन में सुटेबल ऑप्शन रहेगा। इसमें वाटर वेपर सुटेबल ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है ग्रीन हाउस के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 99 है, द ओकेजन ऑफ ट्री प्लांटेशन इन जुलाई अगस्त इज कॉल्ड। जब जुलाई अगस्त में हम लोग ट्री प्लांटेशन करते हैं तो उस ओकेजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे नहीं, गलत ऑप्शन है, बिल्कुल गलत है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे नहीं होता है। और इसका ऑप्शन नंबर होता है बी, वन महोत्सव। वन महोत्सव हम लोग मनाते हैं जुलाई अगस्त में, जब हम लोग पेड़ लगाते हैं तो वन महोत्सव के तहत हम लोग पेड़ लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एसिड रेन कंटेन फिल इन द ब्लैंक्स इन मोर क्वांटिटी। एसिड रेन जब होता है, जब एसिड रेन होता है तो कौन सा जो है क्या बोलते हैं, इसमें से कौन सा गैस सबसे ज़्यादा मौजूद होता है उस रेन वाटर में घुस जाता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गलत ऑप्शन है, H2S गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गलत है, सल्फर डाइऑक्साइड करेक्ट ऑप्शन है। जब एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा काफ़ी हो जाता है और जब बारिश होती है तो उसके साथ में सल्फर डाइऑक्साइड घुल के एसिड रेन के तौर पे बरस जाता है, ठीक है ना।
क्योंकि सल्फर एसिडिक नेचर शो करता है जब वो एक्वस मीडियम में जब उसका सॉल्यूशन बनता है सल्फर का तो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ही वो है गैस जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब आपका साइंस का सेशन समाप्त हो चुका है, ठीक है। आप लोग का उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही इनर्जेटिक तरीके से और फोकस के साथ ये साइंस का सेशन अटेंड किए होंगे। अब आप लोग को ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए इंग्लिश का सेशन अब हम लोग चालू करेंगे, उसके बाद फिर मैथ और हिंदी का सेशन आप लोग का चालू होगा, ठीक है। उसके बीच में आपको 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा इंग्लिश के सेशन के बाद, ठीक है, ताकि आप लोग माइंड फ्रेश कर लें और फोकस के साथ बने रहे, ठीक है। तो इंग्लिश का सेशन के तक आप लोग अटेंड करें बढ़िया से फोकस हो के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग का यहाँ से इंग्लिश का सेशन स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन नंबर 2 इंग्लिश है, ठीक है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 15 क्वेश्चन रहता है 15 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें आप एक भी क्वेश्चन बिना गलती किए बना सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन रहता है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ ग्रामर, पैसेज, यही सब रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, यहाँ पे एक दिया हुआ पैसेज दिया हुआ सेंटेंस दिया हुआ है और इसको हम लोग को कंप्लीट करना है। बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, सुटेबल वर्ड हम लोग को उसमें फिल करना है। तो पहले पढ़ते हैं, वी शुड रिमेंबर दैट ऑल रिलीजन पीच गुड फिल इन द ब्लैंक्स इन लाइफ, ठीक है। पीच गुड, और देखते हैं 16 नंबर का ऑप्शन क्या है, बिहेवियर, डिपोर्टमेंट, अपीयरेंस, कंडक्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा, बिहेवियर, क्योंकि सभी धर्म जो होते हैं वो चाहते हैं वो बढ़िया बिहेवियर, मतलब कि बढ़िया बर्ताव शो करें, ठीक है, ठीक है, इन अपनी जिंदगी में बढ़िया बिहेवियर लाए, ठीक है। नेक्स्ट है द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ विच शुड रेस्ट ऑन इथिक्स, ठीक है। शुड रेस्ट ऑन इथिक्स, उनके जो इथिक्स है उस पे सही प्रॉपर ढंग से उतरे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा द फंडामेंटल फाउंडेशन ग्राउंड बेसिस, द बेसिस ऑफ विच शुड, द बेसिस, ऑप्शन नंबर ए बेसिस, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर ए बेसिस होगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, विदाउट द बेसिस ऑफ मोलैरिटी फिलॉसफी would remain fill in the blanks पोलेमिरिक, ठीक है। पोलेमिरिक का मतलब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया पोलेमिरिक, ठीक है। पोलेमिरिक का मतलब होता है बहस की कला, ठीक है। पोलेमिरिक के वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बहस की कला, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन करके नीचे की तरफ लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या बहस की कला, बहुत सारे बच्चों में भी होती है ये कला, ठीक है, कि उससे कोई भी आदमी बहस में जीत नहीं सकता, ठीक है, उससे बात में कोई भी आदमी जीत नहीं सकता। तो ये एक अच्छी भी बात है। और एक अगर आप इलॉजिकल बहस करते हैं, आप लॉजिकली किसी बात को बोलते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर उस बात का कोई भी उसमें फैक्ट नहीं है, लॉजिक नहीं है, तो वो एक खराब बात भी हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बहस की कला। एंड रिलीजियस मीनिंगलेस इन वेन, ठीक है। तो इस 18 में हो जाएगा रिमेन, तो इसमें होगा मेरे, सिंपली, मेरे लिए, ओनली, तो इसका होगा मेरे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरे का मतलब होता है मात्र, क्या, मात्र, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नोबडी कैन से दैट शी इज रिलीजियस फिल इन द ब्लैंक, शी इज ट्रूथफुल, ठीक है। नोबडी कैन से दैट शी इज रिलीजियस अनलेस शी इज ट्रूथफुल, ठीक है। तो यहाँ पे अनलेस फिल होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, ए फैमिली ब्लैंक, एन एजुकेटेड मदर इज एन एडवांस फैमिली, ठीक है।
एक फैमिली में अगर एजुकेटेड मदर रहेगी तो वो फैमिली एडवांस फैमिली कहलाएगा, ठीक है। तो रहेगी तो एडवांस फैमिली कहलाएगा। तो विदाउट तो गलत हो गया यहीं से, ए फैमिली ऑफ एन एजुकेटेड मदर, ये भी गलत है, ये सेट ही नहीं हो रहा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ए फैमिली विथ एन एजुकेटेड मदर, ये भी ऑप्शन नहीं सही है। ए फैमिली इंक्लूडिंग, ठीक है, फैमिली में तो इंक्लूड माने फैमिली के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, इंक्लूडिंग, ठीक है। ए फैमिली इंक्लूडिंग एन एजुकेटेड मदर इज एन एडवांस फैमिली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ से 21 और 22 नंबर क्वेश्चन जो है 21, 22 ये फिल इन द ब्लैंक्स है। बेस्ट ऑप्शन आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स में भरा सकता है वो भरिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे द डॉक्टर ब्लैंक एन ऑपरेशन, ठीक है। तो डॉक्टर डू एन ऑपरेशन, ठीक है, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। द डॉक्टर परफॉर्म्ड, ठीक है, द डॉक्टर परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन करेक्ट ऑप्शन है। इस परफॉर्म नहीं, क्योंकि द लग गया द डॉक्टर, और इस परफॉर्म नहीं लगेगा, यहाँ पे सुटेबल नहीं है, ठीक है। डन एन ऑपरेशन ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, परफॉर्म्ड, द डॉक्टर परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर, ही थॉट माई कार वाज फॉर सेल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ही थॉट, उसने सोचा कि मेरा कार जो है बिक्री के लिए है, माई कार वाज फॉर सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, 24 है। देखिए 23 और 24 क्वेश्चन नंबर, पहले आप लोग उसका ये डायरेक्शन पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में आप लोग को क्या करना है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है विच ऑप्शन कैन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। तो अंडरलाइन जो वर्ड दिया हुआ उसमें उसको कौन सा ऑप्शन जो है वो रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पर से देखेंगे कि क्या बोल रहा है। तो 23 है, द प्रिंसिपल आस्क द स्टूडेंट टू गिव देयर रिक्वेस्ट ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो उसको प्रिंसिपल स्टूडेंट से बोल रहा है कि द प्रिंसिपल आस्क द स्टूडेंट टू गिव देयर रिक्वेस्ट, मैंने प्रिंसिपल स्टूडेंट से बोल रहा है कि पूछ रहा है कि तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है वो हमको कब दोगे, ब्लैक एंड व्हाइट में। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब कि रिटन फॉर्म में रिक्वेस्ट मांग रहा है, तो स्टूडेंट क्या रिटन फॉर्म में ही प्रिंसिपल को देगा। तो प्रिंटेड इन ब्लैक कलर, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। रिटेन इन ब्लैक, तो ये भी ऑप्शन गलत हो, क्योंकि कोई रिटेन फॉर्म में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रिटेन फॉर्म में यहाँ पे रिटेन फॉर्म यहाँ पे भराएगा ब्लैक एंड व्हाइट के जगह पे। और रिटेन फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे देखिए सेंटेंस किस तरह का हो जाएगा, इसको काट देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रिटेन फॉर्म, ठीक है। तो देखिए पढ़ते हैं, द प्रिंसिपल आस्क द स्टूडेंट टू गिव देयर रिक्वेस्ट रिटेन फॉर्म, ठीक है, टू गिव देयर रिक्वेस्ट रिटेन फॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मिनिस्टर वाज accused ऑफ इंक्लूडिंग इन नेपोटिज्म, ठीक है। तो नेपोटिज्म से मिनिस्टर जो है, तो इसका नेपोटिज्म की जगह पे क्या भरेंगे जो इसको रिप्लेस कर सके, नेपोटिज्म का जो सही वन वर्ड में रिप्लेस कर सके, कौन सा ऐसा वर्ड है। हेटेड, ये गलत ऑप्शन है। पार्शियलिटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। पार्शियलिटी मतलब भेदभाव करना, पार्शियलिटी मतलब होता है भेदभाव करना, और नेपोटिज्म मतलब भी होता है भेदभाव करना, मतलब कि अपने जान पहचान वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, ज़्यादा उसको प्रोत्साहित करना, या ज़्यादा उसको एडवांटेज देना किसी भी काम को करने के लिए। मान लो तुम कोई काम कर रहे हो, तुमको मान लो इसी पेपर को करने के लिए तुमको मान लो इसी पेपर को करने के लिए 2.5 आवर मैंने 2.5 घंटा मिल रहा है, और किसी को अगर 3 घंटा मिल रहा है, तो वो तुम्हारे साथ पार्शियलिटी है, तुम फेवर कर रहा है उस लड़के को जिसको 3 घंटा मिल रहा है, ठीक है। तो ये होता है पार्शियलिटी का मतलब भेदभाव करना किसी भी दो आदमी के बीच में, और नेपोटिज्म भी वही रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो बेस्ट ये क्या बोलते हैं, बेस्ट एक्सप्रेस करे
ऑप्शन चारों ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। इस पहले स्पीच देखते क्या है। क्वेश्चन में है स्कॉटर से वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है, तो ये देखिए वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ये होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है चेंज नहीं होता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होगा, तो ये जैसा है ये वैसा ही आंसर में भी रहेगा। तो पहले हम लोग इसको मिला देते हैं, यहाँ पे इज के जगह पे हैड इट्स हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो गया। वर्च्यू वाज हो गया, तो ये भी गलत हो गया। वर्च्यू हैव इट्स ओन हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो रहा है वो सही ऑप्शन है, लेकिन उसके बाद देखते हैं सेड का हो जाएगा। सेड जो होगा उसका देखिए, द स्कॉटर सेड दैट, सेड का हो जाएगा सेड दैट, यहाँ पे लग जाएगा वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जाने कि यूनिवर्सल ट्रूथ भी चेंज नहीं होता है। तो आप लोग इस तरह से ऑप्शन छाट के भी ऑप्शन को डिस्कार्ड करके ऑप्शन को रिड्यूस करके आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच हैज बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इज एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पैसिव वॉइस दिया हुआ है, उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या है। ए वीक इज मेड ऑफ 7 डेज, ठीक है। एक हफ्ता जो है वो 7 दिनों से बना हुआ है, ठीक है, 7 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस में ए वीक जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। और एक्टिव वॉइस में 7 डेज सब्जेक्ट होगा। तो देखते हैं 7 डेज सब्जेक्ट होगा, तो 7 डेज जो होता है वो आगे आएगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ये सारा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा जो हम लोग अभी करा रहे हैं। एक्टिव वॉइस में जो होगा सब्जेक्ट आएगा। क्या है? सब्जेक्ट जो रहेगा जो आगे में रहता है ग्रामेटिकली जो सब्जेक्ट कहलाएगा वो होगा 7 डेज, ठीक है। तो 7 डेज, ठीक है, ये है सब्जेक्ट आपका। तो यहाँ पे देयर आर 7 डेज इन ए वीक, तो ये ऑप्शन यहीं से गलत हो गया। 7 डेज मेक्स ए वीक, तो 7 डेज मेक्स ए वीक ये सेंस बना रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लुरल नहीं होगा, मेक होगा, मेक्स नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ए वीक है 7 डेज, ये भी ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। 7 डेज हो गया, ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट, मेक ए वीक, ठीक है। 7 दिन मिलके एक हफ्ता बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब लास्ट है, यहाँ से आपका इंग्लिश का सेशन लास्ट होने वाला है। यहाँ पे आपको पैसेज है 27 से 30 नंबर क्वेश्चन सिर्फ आपका पैसेज में है, ठीक है। तो पहले हम लोग पैसेज पूरा डिटेल में पढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज को हम लोग अंडरलाइन करेंगे रेड पेन से। उसके बाद हम लोग पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन देखेंगे कि पैसेज से किस तरह का क्वेश्चन अराइज हुआ है और कौन कौन सा क्वेश्चन जो पूछा है एग्जामिनर, ठीक है। तो पैसेज पढ़ते हैं। जस्ट एज सम मेन लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है, लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, ठीक है। सो सम मेन लाइक टू क्लाइंब माउंटेन, तो कुछ आदमी जो होते हैं माउंटेन जो पहाड़ चढ़ना भी पसंद करते हैं। कुछ आदमी जो होते हैं फुटबॉल और क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और कुछ आदमी पहाड़ चढ़ना भी पसंद करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट टू डू सो, ठीक है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है पहाड़ चढ़ना। फॉर माउंटेन्स आर नॉट जस्ट बिग हिल, ठीक है। जो पहाड़ होते हैं वो ठीक मतलब कि सिर्फ एक ऊंचा क्या बोलते हैं ऊंचा हिल, ऊंचा क्या बोलते हैं ऊंचा इलाका नहीं होता। पहाड़ एक बहुत ही ऊंचा इलाका होता है, वो सिर्फ बड़ा बड़ा जो हिल होता है और जो भी पर्वत टाइप का निकला रहता है वो सिर्फ नहीं होता है, ठीक है। पाथ आर यूजुअली वेरी स्टेप, तो यहाँ पे देखिए स्टेप का मतलब होता है बहुत ही खड़ाव, मैंने चढ़ाव सीधा 90 डिग्री टाइप, और ढलाव मतलब कि बहुत ही
नीचे, ठीक है, मतलब कि समतल नहीं रहता है, बहुत ही ऊंचा रहता है और या तो बहुत ही नीचा रहता है, ठीक है। सम माउंटेन साइड आर स्ट्रेट अप एंड स्ट्रेट डाउन, मतलब कि सीधा ऊपर और सीधा नीचे। कुछ माउंटेन का साइड जो होता है बहुत ही खड़ा चढ़ाव, जिसको बोलते हैं तीखी चढ़ाव, ठीक है, वो बहुत ही ऊपर रहता है या बहुत ही नीचे रहता है, ठीक है। so that it make take many hours to climb a little as 100 feet, ठीक है। तो 100 फीट क्लाइम करने के लिए भी बहुत ही देर लगता है, कई घंटे लग जाते हैं सिर्फ 100 फीट चढ़ने में, ठीक है। देयर इज ऑलवेज ए डेंजर दैट यू मे फॉल ऑफ एंड बी किल्ड और इंजर्ड, ठीक है। और इसका हमेशा खतरा बना रहता है कि आप लोग वहां से गिर जाए और आपको चोट आए या आप मर भी सकते हैं, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा रहता है। आप कहाँ तक गिरेंगे, कितना ऊंचे से गिरेंगे, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। मेन टॉक अबाउट कॉन्करिंग ए माउंटेन, इट इज ए वंडरफुल फीलिंग टू रीच द टॉप ऑफ माउंटेन, ठीक है। माउंटेन पे चढ़ना एक बहुत ही अपने आप को संतुष्ट करने टाइप का फीलिंग होता है। जब आप माउंटेन पे चढ़ते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा ऊपर रहते हैं, ठीक है, और आपके नीचे जब आप हाइट से भी किसी चीज को देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा आनंद महसूस होता है कि हम इतना ऊपर हैं, और बाकी जो ये शहर आपको बहुत ही खूबसूरत दिखता है, नीचे आपको छोटा छोटा सब चीज दिखता है, आपको घर बहुत छोटा लगता है, आप बहुत एक लार्ज एरिया तक आप विजिबली देख सकते हैं, ठीक है, टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। आफ्टर क्लाइंबिंग फॉर फ्यू आवर्स एंड मे बी इवन फॉर डेज, ठीक है, कुछ घंटे या तो फिर कुछ दिन तक आपको चढ़ना पड़ता है, ठीक है, जब आप पहाड़ चढ़ते हैं तो, ठीक है। यू लुक डाउन एंड सी होल कंट्री बिलो यू, ठीक है, आप नीचे देखते हैं, आप देखते हैं कि आपसे आपके नीचे पूरा देश बसा हुआ है, ठीक है। यू फील गॉड लाइक, ठीक है, आप खुद को भगवान की तरह महसूस करने लगते हैं क्योंकि आप बहुत ही ऊपर रहते हैं, ठीक है। टू इटालियन प्रिजन ऑफ वार एस्केप्ड फ्रॉम ऑफ वार एस्केप फ्रॉम प्रिजन कैंप इन केनिया ड्यूरिंग द वार, ठीक है। दो जो इटालियन प्रिजन हैं वो वार के टाइम, जंग के टाइम होते हैं, जो प्रिजन कैंप से भाग जाते हैं केनिया में, ठीक है। केनिया में जब वार चल रहा था तो वो दो इटालियन जो कैदी होते हैं वो वहां से भाग जाते हैं, कहाँ से, प्रिजन से, जेल से, ठीक है। दे डिड नॉट ट्राई टू गेट बैक टू देयर ओन कंट्री फॉर दे न्यू, ठीक है, वो अपने कंट्री में नहीं जाते हैं वापस, ठीक है, फॉर दे न्यू दैट वाज इम्पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं, वो ट्राई ही नहीं करते हैं अपने देश वापस जाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इम्पॉसिबल है अपने देश इस टाइम वापस जाना। इंस्टेड दे क्लाइम, उसके बजाय वो दे क्लाइम टू द टॉप ऑफ द माउंट केनिया, ठीक है, केनिया में जो पहाड़ है माउंट केनिया नाम का, उस पर वो लोग क्लाइम करते हैं, उस पर वो लोग चढ़ते हैं, एंड देन दे केम डाउन अगेन एंड दे गेव देमसेल्फ अप, ठीक है, और वो खुद फिर वो लोग नीचे भी आते हैं। दे हैड वांटेड टू गेट दैट फीलिंग ऑफ फ्रीडम दैट हैज वंस, ठीक है, वो लोग महसूस करना चाहते थे फीलिंग ऑफ फ्रीडम, आज़ाद महसूस करना चाहते थे, क्योंकि वो लोग कैदी थे, ठीक है। तो जब वो लोग पहाड़ पे चढ़े तो वो लोग पूरी तरह से आज़ाद थे, पूरी तरीके से अपने आप को क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और आज़ाद महसूस कर रहे थे जब वो लोग पहाड़ पे चढ़े थे, ठीक है। तो आफ्टर क्लाइंबिंग ए डिफिकल्ट माउंटेन, और इतने बहुत ही मुश्किल पहाड़ को चढ़ने के बाद वो लोग खुद में बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे कि एक कैदी होने के बावजूद वो दोनों एक इतना ऊंचा पहाड़ चढ़ गए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह का पूछा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 है, सम मेन लाइक टू क्लाइम माउंटेन बिकॉज, कुछ आदमी पहाड़ चढ़ना पसंद करते हैं, क्यों, दे न्यू द ट्रिक ऑफ क्लाइंबिंग, वो लोग तरीका जानते चढ़ने का, नहीं, ठीक है, तरीका कोई नहीं जानता, चढ़ते चढ़ते वो लोग को एक्सपीरियंस होता है, पहले छोटा पहाड़ फिर धीरे धीरे करके बड़ा पहाड़ तक वो लोग चढ़ते हैं। दे डिड नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। दे वांट टू हैव वंडरफुल फीलिंग, यस, तो ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो पैसेज में भी दिया था कि जब वो लोग
ऊपर चढ़ते हैं तो उन लोग को माउंटेन पे इट्स ए वंडरफुल फीलिंग टू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। जब आप टॉप ऑफ द माउंटेन पहुंचते हैं तो वो एक बहुत ही बढ़िया एहसास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, वंडरफुल फीलिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। टू क्लाइम माउंटेन इज ऑफ्टन डिफिकल्ट बिकॉज, पहाड़ चढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्यों? माउंटेन आर बिग हिल, माउंटेन जो है बहुत ही बड़ा जो तीखा हिल होता है वो है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही गलत है ऑप्शन, ठीक है। इट कंज्यूम मोर टाइम, हाँ टाइम तो लेता है लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, ये भी एक डिफिकल्ट है लेकिन ये सही कारण नहीं है, ठीक है। प्रिजनर ऑफ्टेन एस्केप फ्रॉम कैंप्स एंड बैटल हेयर, ठीक है। प्रिजनर जो होते हैं वो मतलब कि कैदी निकल के एस्केप करके वहाँ से भाग के जंग लड़ते हैं, नहीं, वो लोग माउंटेन क्लाइंब करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। पाथ आर स्टेप एंड अनइवन, ठीक है। तो स्टेप का मतलब ही हुआ था तीखी चढ़ाई और तीखी ढलाई, ठीक है, मतलब कि एकदम सीधा चढ़ाई है सीधा ढलाई है, ठीक है, 90 डिग्री के करीब चढ़ाई रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ का जो रास्ता है बहुत ही खड़ा होता है, बहुत ही डाउन होता है और अनइवन होता है, ठीक है ना। कोई इवन रास्ता नहीं होता, मतलब कि प्लेन रास्ता नहीं होता जैसे हम लोग रोड पर चल रहे वैसा कोई रास्ता नहीं होता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है पाथ चढ़ने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटेनियरिंग इज ए नॉट वेरी पॉपुलर स्पोर्ट लाइक फुटबॉल एंड क्रिकेट बिकॉज दे आर नो स्पेक्टेटर इन दिस स्पोर्ट, हाँ ये स्पेक्टेटर तो नहीं रहता है लेकिन ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इट मे टेक मेनी आवर्स और इवन डेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पैसेज में भी था, आप देखिए यहाँ पे आपको देखिए, हम देखिए इसको हम अलग कलर से मार्क कर दे रहे हैं, जो आपको पैसेज से हम दिखा रहे हैं इसको हम अलग कलर से, ये आपको ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर से हम ब्रैकेट बना दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे वंडरिंग का, और ये क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ से आया आपको पैसेज का, नीचे भी अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद है इवन फॉर डेज, ठीक है, क्लाइम आफ्टर फ्यू आवर्स और मे बी इवन फॉर डेज, तो यहाँ पे से आपको आया है 29 का आंसर, फॉर फ्यू आवर्स और मे इवन फॉर दी डेज। तो यहाँ से आपको 29 का, ताकि आपको जब नोट्स मिले तो आप लोग आराम से देखे ऑप्शन नंबर बी 29 का वहाँ पे था। और स्टेप वाला था 28 का, देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पाथ आर यूजुअली वेरी स्टेप, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको अंडरलाइन मार दे रहे हैं, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कर दे रहे ताकि आपको नोट्स में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इट इज़ वेरी वंडरफुल फीलिंग फिल इन द ब्लैंक्स आई रेफर टू, ठीक है, क्या वंडरफुल फीलिंग होता है, ठीक है। द स्टेप पाथ, नहीं ये बिल्कुल वंडरफुल फीलिंग नहीं होता, क्योंकि बहुत ही ड्राउना वो फीलिंग होता है जब आप चढ़ रहे होते हैं। द प्रिजनर, ठीक है, कैदी होना ये अच्छी बात नहीं है। द माउंटेन, पहाड़ नहीं, माउंटेनियरिंग, ठीक है, माउंटेनियरिंग उसको कहते हैं जब कोई पहाड़ चढ़ता है, उस प्रोसेस को जब पहाड़ कोई चढ़ रहा है तो उसको माउंटेनियरिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, और माउंटेनियरिंग करने का एक अपना मज़ा होता है और ये बहुत अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे कहाँ था, इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग ऑफ माउंटेनियरिंग, ठीक है। तो पैसेज में आपका ये यहाँ पे बताया वंडरफुल फीलिंग टू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे आपका पैसेज और इंग्लिश और ये क्या बोलते हैं साइंस का सब सेक्शन, साइंस और इंग्लिश का सेशन समाप्त होता है। अब यहाँ से आपका सेशन स्टार्ट होगा हिंदी और मैथ का, पहले मैथ का फिर हिंदी का, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको 2 मिनट का ब्रेक है, जाइए फ्रेश होइए और फिर 2 मिनट के बाद आइए और फोकस के साथ आप लोग फिर मैथ का सेशन अटेंड करेंगे, ठीक है। और चलिए, आपका मैथ का सेशन कैप्चर लेंगे, तो अब हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक है, आप लोग जल्दी जाके फ्रेश होइए।